Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई प्लेटफॉर्म। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच द लेक्चर्स टिल द एंड। तो आज की वीडियो में हम आपके वीएसी पेपर कल्चर एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है एथिकल वैल्यूज़ फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज। पहले हम इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो पहले एक टर्म आ रहा है एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो जो सही है, जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए बेहतर हो सकता है, वो चीज़ें हमें एथिक्स और मोरालिटी के अंदर सीखने को मिलती हैं। अब इंडिया के अंदर जो हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस रही हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि हमें आपस में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कम्युनिटी में आपस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी होती हैं। कम्युनिटी लेवल पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशन से सीखने को मिलती है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं और जो फ़िलॉसफ़ी है, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ सीखने को मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि नैतिकता क्या है, सही सही क्या है और सत्य क्या है ना? तो अब इसी में से हमारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सिलेबस के अंदर, वो 3 मेन टॉपिक्स हैं। इसमें पहला है वसुधैव कुटुंबकम, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में ही शक्ति है, ये सबको पता होगा। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा, वो है एक एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के और यही आपका सिलेबस है इस पहले चैप्टर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, एक-एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। नाम आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा। वसुधैव कुटुंबकम जो है एक संस्कृत का फ्रेज़ है, जिसका मतलब होता है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी पूरा जो विश्व है वो एक फैमिली के रूप में है, यानी एक परिवार के रूप में है पूरा विश्व। वसुधैव कुटुंबकम। तो ये एक एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट है, प्राचीन भारत से ही हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम पूरे विश्व को, पूरे पूरे पृथ्वी को, जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको, जितने भी लोग हैं उन सबको एक परिवार के रूप में मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और इसकी वजह से एक ब्रदरहुड और इक्वालिटी की भावना जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बढ़ती है। तो देखो जब हम किसी को भी अपने फैमिली के रूप में ट्रीट करते हैं, जैसे हमारी अपनी फैमिली होती है, तो उसमें जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में आपस में एक रिस्पेक्ट होता है। जो बड़े होते हैं वो छोटे को अच्छी बातें सिखाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, है ना? तो आपस में एक प्रेम की भावना होती है और एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है सबका कि सभी लोग आगे बढ़ें, कोई पीछे ना छूट जाए। इवन परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको सब चाहते हैं कि इसको ज़्यादा हिस्सा मिले। तो इसी तरीके से जब हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो। तो इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है कि पूरे पृथ्वी का विकास होना चाहिए, है ना? सबका आपस में मिल-जुल कर के विकास हो और हम किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करें। जैसे हम अपनी फैमिली में किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसी तरीके से जब हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में ट्रीट करेंगे, तो किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। मेनली यही कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का। तो ये जो फ्रेज़ है, ये 3 संस्कृत शब्दों से मिल कर के बना हुआ है। पहला वसुधा, जिसका मतलब होता है अर्थ या फिर ये पूरा संसार। दूसरा अयो, अयो का मतलब होता है लाइक। तीसरा है कुटुंबकम। ये 3 शब्द हम जोड़ेंगे तो वसुधा प्लस अयो प्लस कुटुंबकम इज़ इक्वल्स टू वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब का मतलब होता है एक लार्ज या एक्सटेंडेड फैमिली। सो दिस अर्थ इज़ लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली और अ लार्ज फैमिली। तो पूरी पृथ्वी जो है हमारी एक जो है एक परिवार के तरीके से है। जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म कहीं के भी हों, सब हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं। तो वी शेयर अ कॉमन ह्यूमैनिटी। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, ये हमें महाउपनिषद में देखने को मिलता है। महाउपनिषद के अंदर 6th चैप्टर के अंदर 72वें श्लोक के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का ज़िक्र मिलता है और वहाँ से एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस में जो कॉन्सेप्ट है, ये हम उसमें देखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, ये हमें सिखाता है कि पीस और हार्मनी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हम शांति से कैसे रह सकते हैं आपस में, जब हम फैमिली के रूप में रहेंगे,
तो पूरे विश्व में एक शांति रहेगी, एक पीसफुल सिचुएशन रहेगी, युद्ध नहीं होंगे क्योंकि घर में आपस में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो हम उसको सुलझा लेते हैं। एक एक बड़े लेवल तक एक्सटेंड नहीं करना चाहते। तो उसी तरीके से इफ दिस होल अर्थ इज़ लाइक वन फैमिली, तो हर कंट्री चाहेगा कि एक पीसफुल सिचुएशन रहे। तो ये जो अवधारणा है, ये हमारे अंदर एक एम्पैथी और कंपैशन की भावना डालती है। करुणा हमारे अंदर पैदा होती है और हम ये रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमें ये एनकरेज करता है कि हम अपने सर्कल के बियॉन्ड भी कुछ सोच पाएँ। यानी हमारा ही विकास ना हो, सिर्फ़ भारत का ही विकास ना हो। हम बाकी जो सारे लोग हैं वहाँ तक भी हम समझ रखें, उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो जो लोग हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो ये इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है और ये हमें दिखाता है कि चाहे हमारे कितने भी डिफरेंसेस हों, नेशनैलिटी में, रिलीजन में, हम अलग-अलग रेसेस से बिलॉन्ग करते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का धर्म दूसरा है, किसी की जाति दूसरी है, किसी की राष्ट्रीयता दूसरी है, कोई फ्रांस का है, कोई भारत का है, कोई अमेरिका का है। इन सब के होने के बावजूद भी हम एक शेयर्ड कॉमन ह्यूमैनिटी को जो है आपस में शेयर करते हैं, यानी हम एक ही मानवता के हिस्से हैं और हम सभी एक मनुष्य ही तो हैं अंत में। कुछ भी हो, कितने भी डिफरेंसेस हो हमारे बीच, तो ये सिखाता है हमें कि हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है ज़रूरत है और हम सभी को एक-दूसरे का देखभाल करना चाहिए और पूरे प्लैनेट को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। अर्थ को भी हमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। अब कंटेम्परेरी रेलेवेंस हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? यानी आज के समय में इसकी क्या भूमिका है? तो आज के समय की अगर हम बात करें तो जी20 की मीटिंग्स में आपने देखा होगा कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर कई सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, होर्डिंग्स भी लगी हुई हैं जी20 को लेकर के। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आज भी उतनी ही प्रेरणा दे रहा है जितनी एंशिएंट इंडिया में इसका महत्व था। तो इट एम्फसाइजेस अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रायोरिटाइजिंग द कलेक्टिव वेलबीइंग और इंडिविजुअल और फैमिली इंटरेस्ट। यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को सोचें, ऐसा हमें सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक फैमिली इंटरेस्ट के लेवल पे हम छोटी सोच ना रखें। सभी का विकास हो, सब आपस में एक एक भाईचारे की भावना के साथ रहें। इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, सो इट फोस्टर्स अ ग्लोबल सॉलिडारिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी वजह से जो क्रूशियल इश्यूज़ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, शांति है, डिफरेंसेस हैं हमारे इतने सारे, इन सभी को टॉलरेट करने का एक मौका मिलता है। जैसे अब क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो अब क्लाइमेट चेंज होगा तो एक कंट्री तो फँसेगा नहीं, सारे उसमें जो है झेलेंगे। तो किसी एक के ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन से, ज़्यादा पॉल्यूशन से सबको ये बात झेलनी पड़े, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसको सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अब 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं, तो उनके बीच में समझौता कैसे होगा? अगर वो एक-दूसरे को फैमिली के लेवल पे ट्रीट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है शांति बनेगी आपस में, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। जी20 का मैंने आपको बता ही दिया, महाउपनिषद का ये जो वाक्य है, ये आपको पार्लियामेंट की जो एंट्रेंस हॉल है, वहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप एंटर करेंगे तो एंट्रेंस हॉल के ऊपर ही लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। अब तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी, उसके बाहर ये लिखा हुआ था। तो जी20 की जब प्रेसिडेंसी की थी इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 में होता है कि जो ग्लोबल लेवल पे टॉप 20 कंट्रीज़ हैं, टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं और फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया में की गई थी जिसमें ग्लोबल लेवल के जो टॉप 20 लीडर्स हैं, वो इंडिया आए हुए थे। 2022 से 2023 के बीच बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिसी मेकर्स की और जो टॉप लीडर्स होते हैं। तो ये एक लंबा चलने वाला कार्यक्रम होता है। तो इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में थी जी20 में। तो इसमें जो इंडिया ने अपनी थीम रखी थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी ये हमारी जो पूरी पृथ्वी है, एक ही है। ये हम सब पृथ्वी पर भी आश्रित हैं।
एक फैमिली होनी चाहिए हमारी इसलिए, और एक ही हमारा फ्यूचर है, वो क्या है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आज भी प्रेरित कर रहा है और हम इसे ग्लोबल लेवल पर उठाने में लोगों को समझाने में भी कामयाब रहते हैं। तो ये था आपका पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये कहावत आपने हमेशा से ये सुनी रखी होगी कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ या यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका मेन मतलब यही है कि अगर डिफरेंसेस हैं कई सारे लोगों के बीच में और वो यूनाइटेड रहते हैं तो उनमें एक ताकत होती है। सो द फ्रेज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज़ अ प्रोवर्ब दैट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। इट रिमाइंड्स अस दैट व्हेन वी वर्क टुगेदर, अगर हम साथ में मिल करके काम करेंगे, वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। तो हम कई सारी ऊंचाइयों को छुएंगे, बट व्हेन वी आर डिवाइडेड वी आर वीकर। तो अगर हम आपस में अपने जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, रंग के नाम पर हो, या किसी भी चीज़ में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम अगर ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हमारे अंदर एक वीकनेस पैदा होगी और हम इंटरनली कमज़ोर हो जाएंगे, और जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो बाहर के लोग हमें फिर एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंडिया में और ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश करी। तो यही सारी चीज़ें हैं। हम जब यूनाइटेड होते हैं, जैसे 50 लोग मिल करके एक दीवार पर धक्का मारेंगे तो हो सकता है वो दीवार गिर जाए। चाहे वो 50 लोग किसी भी धर्म, जाति कहीं से भी आते हों। लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ़ मिल एक अकेला बंदा धक्का मारेगा तो नहीं गिरेगी, है ना? 2 लोग, 4 लोग मिलकर के भी मारेंगे एक दीवार पे धक्का तो हो सकता है ना गिरे। तो एकता की जो ताकत होती है वो इस चीज़ में होती है कि कितने भी डिफरेंसेस हों, हमें मिलकर के साथ में काम करना है, तभी हम एक नई ऊँचाइयों को छू पाएँगे। तो ये जो प्रोवर्ब है, ये इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसमें हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो रिलिजन्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं इंडिया की, उसमें हम इसको देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भगवद गीता के अंदर इस चीज़ को दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें हम देखते हैं कि भगवद गीता टीचेस दैट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हम सभी जो हैं इंटरकनेक्टेड, यानी एक ही परमात्मा की संतान हैं। हम सब व्यक्तियों के अंदर, हम सब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक ही आत्मा का निवास है और वही आत्मा हर व्यक्ति के अंदर जो है रहती है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो हर व्यक्ति इंटरकनेक्टेड है, एक ही परमात्मा का हम सभी अंश हैं। तो अगर हमारी आइडेंटिटी एक है तो फिर हमें मिल करके काम करना चाहिए किसी एक बेहतर भविष्य के लिए। इसी तरीके से बुद्धिज़्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है संघ का। ये संघ का मतलब होता है कम्युनिटी। तो जब हम एक संगठन में काम करते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिल करके एक संगठन में इकट्ठा होकर के कम्युनिटी के अंदर सब काम करते हैं, तो इसके वजह से हमारे अंदर एक यूनिटी की भावना आती है और कोऑपरेशन की भावना आती है। हम आपस में फिर लड़ते नहीं हैं। जब यूनाइटेड रहते हैं तो हमारे अंदर कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। एक शेयर्ड हमारा फ्यूचर होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक गोल होता है हमारा जिसको हम सभी के सहयोग के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सभी धर्मों, जातियों और लैंग्वेजेस के लोगों ने लड़ाई लड़ी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी जीत हुई। तो ये दिखाता है कि यूनिटी जो है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी रही है हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर। कोई एक व्यक्ति जो है लड़ाई लड़के थोड़ी जीत गया, या कोई एक धर्म का व्यक्ति लड़ाई लड़के जो है अंग्रेज़ों को थोड़ी भगा ले जाता। सबने लड़ाई लड़ी, ये इस बात का बिल्कुल ख़्याल ना रखते हुए कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, क्योंकि हमारा जो गोल था वो एक ही था, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें जाति, हमें धर्म, हमें लैंग्वेज थोड़ी चाहिए, पहले आज़ाद तो हो जाएँ, वो सब तो बहुत बाद की बातें हैं। तो इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में यूनिटी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, वी कैन सी दैट। तो यूनिटी की जो पावर है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब कोई चैलेंजेस आते हैं हमारे बीच। जैसे पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया, कोई आतंकवादी हमला हो गया, तो पूरा देश तुरंत एक होकर के खड़ा हो जाता है कि तुम कैसे हमारे देश के अंदर अटैक करने लग गए, है ना? तो इसी तरीके से जैसे कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के अंदर जब सब लोगों ने मास्क लगाए, सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस थी उसको फ़ॉलो करा, तब जा कर के हमें सबने मिल करके इस कोविड-19 को हराने में फिर मदद मिली। वरना अगर एक व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाता और फिर वो बोल देता कि अब चलो 15 लोगों को और मैं जो है वायरस दे दूँगा क्योंकि मुझे तो मरना है, 15 लोग और भी मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? सब जो है यमराज के साथ, साथ में जाएँगे, है ना? तो
यूनिटी की जो भावना है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब चैलेंजेस आते हैं तब हमें और ज़्यादा यूनाइट होकर के काम करना होता है। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जिसमें इतने अधिक धर्म के लोग, जाति के लोग, लैंग्वेजेस के लोग, जिनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, उनके पहनावे अलग हैं, इवन कि खान-पान भी अलग है। तो ये सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे भारत की जो धरती है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ बन के उभरती है। क्योंकि इतनी जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद अगर कोई नेशन एक है, यूनाइटेड है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एंशिएंट ट्रेडिशंस रही हैं, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया है कि कोई व्यक्ति हमसे अलग है, तो हमें उस पर प्रहार करना चाहिए और हमें उसके प्रति वायलेंस का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा से यही सिखाया जाता रहा है कि सबका सम्मान करो, जो भी व्यक्ति कोई अपना पहनावा दूसरा है, कोई बात नहीं उसको पहनने दो। अंत में हम सब जा कर के एक ही परमात्मा की संतान हैं, कोई किसी भी धर्म को फ़ॉलो करे, सब जो है एक ही ईश्वर की संतान है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें शुरू से ही दिया गया है, तो ये भारत की धरती के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन कर के जो है आती है कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसमें हिंसा नहीं है, एक जो है कोऑपरेशन की भावना है, सहयोग की भावना है। लेकिन कई बारी जो डाइवर्सिटी है जब इसमें पॉलिटिक्स इंटरफेयर कर जाती है तो ये सोर्स ऑफ डिवीज़न भी बन जाता है। लोग धर्म के नाम पे वोट लेने की कोशिश करने लग जाते हैं तो डिवीज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो इंडियंस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम याद रखें कि जब तक हम साथ खड़े हैं, जब तक हम साथ खड़े हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, तभी तक हमारी ताकत है, हम एक रह पाएँगे, किसी से भी लड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें जीत होगी हमारी, और अगर हम डिवाइडेड रहेंगे, तो फिर दिक्कत होने वाली है, विभाजन में पतन होने वाला है ना? तीसरा टॉपिक जो था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक पहल है। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों में यूनिटी का जो है प्रमोशन हो, उनके बीच में एकता की भावना बढ़े और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ हम। इंडिया की जो डाइवर्स स्टेट्स हैं, इन यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके बीच हम यूनिटी को और ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। तो इसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया था और इसी दिन जो है सरदार पटेल की जयंती भी पड़ती है। 140वीं जयंती थी उनकी 31 अक्टूबर 2015 को, और इसी डेट को जो है उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव की जो है शुरुआत करी। पटेल का जो जन्मदिन है वो शायद इसलिए भी चुना गया होगा क्योंकि पटेल ने भारत की सभी रियासतों को एक करने में, यूनाइट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस इनिशिएटिव जो है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडियाज़ स्ट्रेंथ लाइज़ इन इट्स डाइवर्सिटी, एंड दैट बाय वर्किंग टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो भारत की जो ताकत है वो हमारी डाइवर्सिटी में है, और हम सभी अगर साथ मिलकर के काम करेंगे, अगर एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के ट्रेडिशंस को, नॉलेज को, प्रैक्टिसेस को जानेगा, यूनियन टेरिटरीज़ के प्रैक्टिसेस को जानेगा, तो हम एक बेहतर फ्यूचर बना पाएँगे और इससे हमारी यूनिटी और ज़्यादा मजबूत होगी। ये एक एक मेन प्रिंसिपल है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का। इसको हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेलिब्रेट किया जाएगा किस चीज़ को? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। हमारे नेशन की जो यूनिटी है, डाइवर्स होने के बावजूद भी उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं लोगों के बीच में, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अ, दूसरा, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की भावना को हम और ज़्यादा बढ़ाएँगे। कैसे? यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स के बीच में कनेक्शंस करके। इनके बीच में एक प्लान्ड एंगेजमेंट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसके अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ा जाता है। उनके आपस में नॉलेज शेयरिंग होती है, आपस में उनके जो है कल्चर शेयरिंग होती है, ट्रेडिशनल शेयरिंग्स होती हैं। यूनियन टेरिटरीज़ भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इसमें ये सालों तक लंबा चलने वाला प्रक्रिया एक होती है ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो इनिशिएटिव है इसके अंदर। और इसमें कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसमें फेयर वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मेले वगैरह भी लगाए जाते हैं, ताकि
एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को भी जान सकें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है शोकेस। क्या शोकेस करना? रिच हेरिटेज एंड कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आइदर स्टेट फॉर इनेबलिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द डाइवर्सिटी। तो विभिन्न राज्यों के लोग आपस में मिलते हैं, आपस में ट्रेडिशंस को जब देखते हैं तो उनके अंदर एक यूनिटी की भावना आती है कि हाँ, अच्छा ये नागालैंड में ऐसे होता है, यहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है, नागालैंड के लोग ये चीज़ें खाते हैं, वहाँ साउथ इंडिया में ये ट्रेडिशंस होती हैं, वहाँ की प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, मेरे देश के ही हैं ये लोग, है ना? वरना बहुत सारे लोग तो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को सोचते हैं कि ये तो चाइना वाले हैं, है ना? उनके जो है लुक्स से उनको जज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ जो कॉमन आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और जो राज्य है वो आपस में कनेक्ट होंगे तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स भी होगा उन सभी के बीच में। उसके बाद जो 5वां इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट व्हिच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। यानी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें राज्य जो है एक-दूसरे से सीख सकें, आपस में उनकी नॉलेज शेयरिंग हो, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको वो एक-दूसरे के बीच बाँट सकें और सिखा सकें। जैसे इंदौर जो है वो एक बहुत ही अच्छा और स्वच्छ शहर माना जाता है। तो वो बाकी सारे शहरों को, बाकी सारे राज्यों को भी ये चीज़ सिखा सकता है कि कैसे हमें अपने वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, कैसे हम अपना जो शहर है वो स्वच्छ बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस इनिशिएटिव के अंदर रखा गया है। अब एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं जैसे एक प्रोग्राम होता है काशी तमिल संगम के नाम से। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का ही हिस्सा है और इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है काशी तमिल संगम को। अब यहाँ पे 2 जगहों की जो ट्रेडिशंस हैं उनके बीच में शेयरिंग करने की कोशिश की जाती है और एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जाती है और ये महीनों तक चलता है ये इवेंट। अब यहाँ पे 2 जगहों को आपस में जोड़ा गया है इस इनिशिएटिव के अंदर जैसे नॉर्थ इंडिया में काशी है और साउथ इंडिया में तमिलनाडु है। इनके बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज़ रहे हैं, हिस्टोरिकल कनेक्शंस रहे हैं, कल्चरल टाइज़ रही हैं, उनको आपस में हाइलाइट करने की कोशिश की जाती है। तो काशी और तमिल के बीच में जो हमारे बॉन्डिंग्स रही हैं, उनको इस इवेंट के अंदर हाइलाइट करने की कोशिश की जाती है। तो जब इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर किया जाता है, तो उसके अंदर ये दोनों ही स्टेट्स के लोग आपस में जो है मिलते हैं और वहाँ पे आर्ट, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट, कुज़ीन्स ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दिल्ली में भी कई सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लाल किले पे हो गया या फिर जो है एक हरियाणा में भी एक इवेंट किया जाता है। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि अलग-अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पे आके अपने डांसेस को शोकेस करते हैं, अपनी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको शोकेस करते हैं, उनकी जो म्यूज़िक्स हैं, उनकी आर्ट है, उनके जो डिशेज़ होते हैं, उनके जो खान-पान होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आके वो दिखा रहे होते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप जब दूसरे राज्य के व्यक्ति होते हुए उनके ट्रेडिशंस को देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये ऐसी भी चीज़ें हमारे देश में होती हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी में आप यूनिटी देख पाते हैं। तो इस इवेंट में भी काशी तमिल संगम में भी जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ये सारी चीज़ें शोकेस करने की कोशिश की जाती है इस इवेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चर, ट्रेडिशन एंड नॉलेज ऑफ बोथ द रीजन्स आर आल्सो शेयर्ड। तो ये एक इसका एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपके तीनों टॉपिक्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे यहाँ पे पीवाईक्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएँगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी पे एक जो है थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम कैन बी सॉल्यूशन टू द मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यूनिटी इन द कंटेम्परेरी टाइम्स। गिव अ रीज़न्ड आंसर। तो आप इसमें सबसे पहले तो रसिया और यूक्रेन का वॉर ही हाइलाइट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी उनके अंदर, यानी परिवार के रूप में एक-दूसरे को देखेंगे, तो लड़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि परिवार के व्यक्ति आपस में क्यों लड़ेंगे, है ना? तो ग्लोबल कोऑपरेशन और पीस की भावना को इससे ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है इस कॉन्सेप्ट से। इसी तरीके से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक ही कंट्री जो है एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा
प्रभाव डाल रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रही है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा हर हर कंट्री को फेस करना पड़ेगा, पूरी अर्थ को इवन फेस करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हुआ है, जो रिसेंट न्यूज़ आ रही हैं, वो बहुत पॉज़िटिव नहीं दिखती हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज की जो चीज़ें हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, इन सभी को डील करने के लिए ये फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है हमारे, क्योंकि जो अर्थ है वो हम सभी के लिए हमारा घर है, सिर्फ़ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जैसे हम अपने फ़ैमिली का ख़्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने पूरे प्लैनेट का भी ख़्याल रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है आज के टाइम पे। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी भी रिड्यूस की जा सकती है, क्योंकि जो वेल्दी नेशंस हैं उनके पास, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो डेवलपिंग नेशंस को या बहुत ज़्यादा जो पिछड़े हुए नेशंस हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में, उनको फंड्स दे करके, उनको डेवलपमेंट की चीज़ें प्रोवाइड करके। चौथी जो चीज़ है डाइवर्सिटी और इंक्लूज़न, जो कि मैंने आपको बता दिया, नेशनैलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को हटा करके, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा करके कैसे एक फैमिली के तौर पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना काम आ सकती है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है। जैसे कोविड-19 के अंदर इंडिया ने बाकी सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन्स पहुँचाई, अपने देश में भी काम किया, बाहर के देशों को भी मदद पहुँचाने की काम किया, उनको भी जो है मदद पहुँचाई, ताकि अर्थ पे जितने भी लोग हैं, उन सभी को बचाया जा सके, है ना? सिर्फ़ हमारा ही डेवलपमेंट ना हो, बाकी सब मर ना जाएँ, सबको ज़िंदा रहना है, सबको चाहिए। तो ये हमारी जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, उसी से प्रेरित हुआ दिखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप इस आंसर में इसके हाइलाइट कर सकते हैं इसी तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आप मिल जाएँगे। आप नोट्स से इसके आंसर्स पढ़ लीजिएगा कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट करता है ना? तो इसका भी आंसर आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू जो कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिस्टिक एक्सचेंज के प्रोग्राम होते हैं, ये सारे चीज़ें हमें सिखाते हैं कि अलग-अलग हमारे देश में कैसे कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं, फूड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, टूरिज़म्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर, ताकि आपस में जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सकें, टूरिज़्म के थ्रू एक-दूसरे के कल्चर को, फैमिली को समझ सकें। तो इस तरीके से ये एक रियल इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बताओ, वसुधैव कुटुंबकम और जी20 का क्या लिंक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, इन सबको शॉर्ट नोट्स आप, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो लिख ही ले जाएँगे। एक बार आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.